आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा एक्सटेंशन एजुकेशन का और इसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड इट्स प्रिंसिपल। सो पहले हम डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। वैसे हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंस देखा था एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन में, तो उसमें हमने ज़्यादातर इसके जो फीचर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर वे में लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो हम आसानी से लिख पाएँ। ओके, सो देखते हैं हम फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। पहला क्या है, बाई इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। यानी कि बाई डायरेक्शनल प्रोसेस कैसे हुई, एक्सटेंशन वर्कर फार्मर्स को अपनी नॉलेज डिलीवर करता है और उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता है। यानी कि फार्मर एक्सटेंशन वर्कर से सीख रहे हैं और एक्सटेंशन वर्कर फार्मर से भी सीख रहा है, यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। ओके, सेकेंड हुआ इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल टीचिंग। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ टीचिंग विच इज़ मेनली हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि टीचर हो गया या स्टूडेंट हो गए, तो ये क्या हुआ, ये एक वर्टिकल सिस्टम हुआ क्योंकि टीचर ऊपर की पोजीशन पे है एंड स्टूडेंट लोअर पोजीशन पे है। जैसे कंपनी हुई जिसमें मैनेजर हुआ, मैनेजर के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वर्टिकल सिस्टम हो गया। ओके, जैसे बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक मैनेजर हुआ, बैंक मैनेजर के नीचे कैशियर, क्लर्क, ये सब काम कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हुआ, एक वर्टिकल सिस्टम हुआ। ये तो हो गया वर्टिकल सिस्टम। एंड देन हॉरिजॉन्टल सिस्टम क्या होता है, जिसमें लेवल बराबर होता है, पोजीशन बराबर होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि फार्मर्स एंड एक्सटेंशन वर्कर में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि उनमें पोजीशन का कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही लेवल के हैं। फार्मर भी उनसे कुछ सीख रहा है और वो एक्सटेंशन वर्कर भी फार्मर से सीख रहे हैं। ओके, सो इस तरह से ये एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है। ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। सो एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें जो आना होता है पार्टिसिपेशन, ये कंपलसरी नहीं होता, ये वॉलंटरी होता है और कोई फिक्स पहले से कोई फिक्स किया हुआ कोई क्यूरिकुलम नहीं होता। और ये इंटरेस्ट के बेसिस पे इसका क्यूरिकुलम बनाया जाता है, फार्मर के इंटरेस्ट के बेसिस पे इसका क्यूरिकुलम बनाया जाता है। ओके, ये प्रैक्टिकल होता है, यानी कि पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं एंड देन गो टुवर्ड थ्योरी। ओके, सो ये इट इज़ अ मोर प्रैक्टिकल। नाउ इट इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये बहुत स्लो होती है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये हेट्रोजीनियस प्रोसेस होती है, यानी कि इसकी जो ऑडियंस होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। सॉरी, यहाँ पे प्रोसेस की जगह ऑडियंस कर लेना। ओके, सो इसमें हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है, यानी कि इसमें हमारे एडल्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब पार्टिसिपेट करते हैं। उनका एज भी सेम नहीं है, उनकी नॉलेज भी सेम नहीं है, इसलिए इसमें हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है। जैसे हमारी फॉर्मल सिस्टम में कैसी होती थी, होमोजीनियस ऑडियंस होती थी, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट थे वो उनकी एज ग्रुप भी सेम होता था और उनकी नॉलेज का लेवल भी सेम होता था। तो इस तरह से वो होमोजीनियस ऑडियंस होती थी, इसमें हमारी हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है। ओके, एंड देन स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर। इसमें क्या होता है कि फार्मर की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है, उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करके उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। इसमें पहले प्रैक्टिकल होता है एंड देन वी मूव टुवर्ड थ्योरी। ओके, सो ये फीचर्स थे 8 एक्सटेंशन एजुकेशन के। सो ये आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसमें आपको ये पॉइंट लिखने होंगे, और आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। यदि 10 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा तो फिर इसमें पार्ट्स में होगा, जैसे राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स प्रिंसिपल। सो आपको ये तीनों पार्ट पूछे जाएंगे अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, और यदि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो अकेले आपको फीचर्स पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को समझने से पहले हमें उसके एम समझना होगा, और मेन एम क्या होता है, तो वो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। एक्सटेंशन एजुकेशन मेनली रूरल एरिया से संबंधित होता है कि हमें रूरल पीपल्स का हर तरह से डेवलपमेंट करना है, तो इसका मेन एम भी क्या हुआ, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। ओके, एंड देन
दीज इंक्लूड, और इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन से इम्प्रूवमेंट करने होंगे हमें, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, एक तरह से इसे ऑब्जेक्टिव भी मानिए, ठीक है, एम ऑब्जेक्टिव। तो उसमें आपको ये लिख के आना है कि इसमें हम रूरल पीपल का ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं, किस किस फील्ड में, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, अब हम देखते हैं इसके सब एम। सो फर्स्ट एम इज टू ब्रिंग अ चेंज in the behavior, in work capacity and in attitude in a wide context। इसमें क्या होता है कि हम बिहेवियरल चेंज लाते हैं, जैसे कि हमने एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस। सो इसमें क्या करते हैं, हम चेंजेस लाते हैं बिहेवियर में। ओके, जिससे क्या होता है, जो पर्सन होता है उसकी वर्क कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, उसके एटीट्यूड में चेंज होता है। ओके, वाइड कंटेस्ट में। अब हमारा सेकंड आता है, हमारा सेकंड एम होता है इसमें क्या, लाइक सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंज लाते हैं। पहला तो हम उस इंडिविजुअल में चेंज लाएंगे, उसकी वर्क कैपेसिटी और एटीट्यूड में, एंड देन सेकंड नंबर पे उस पूरी कम्युनिटी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अचीव्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंज मेंशन अबाउट। मतलब ये चेंजेस तो अपने आप ही आ जाएंगे अगर हमने एक इंडिविजुअल में, यदि हमने किसी इंडिविजुअल में चेंज किया तो इंडिविजुअल क्या बनाता है, एक पॉपुलेशन बनाता है, ठीक है। तो उस पूरी पॉपुलेशन में इन चीज़ों में अपने आप ही चेंज आ जाएंगे अगर हमने एक इंडिविजुअल को बदला। ओके, सो ये इसके एम हो गए। और किसी भी एम को अचीव करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है। तो सेकेंड हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हाउ टू अचीव दीज एम्स इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। ओके, सो देखिए, टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, हमें रूरल पीपल की इनकम बढ़ानी है। अगर इनकम बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, इसमें हमें रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। टू इंक्रीज द फैसिलिटी फॉर सोशल, कल्चरल, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल पीपल। टू डेवलप रूरल लीडरशिप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अगर लीडर अपने ही लोगों में से चुना जाएगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, वो उन कंडीशंस को अच्छे से समझ पाएगा, इसलिए हमें रूरल लीडरशिप को डेवलप करना है। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि हमें उन्हें ऐसी ट्रेनिंग देनी है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएँ और वो दूसरों पर डिपेंड ना रहें। और हमें एजुकेशनल, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उन्हें प्रोवाइड करनी है और रूरल पीपल को इंकरेज करना है कम्युनिटी प्रोग्राम में। हमें खासकर महिलाओं को, कई महिलाएं क्या होता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती और एक घर में ही रहती हैं, इसलिए हमें उन्हें इंकरेज करना है कि वो भी बाहर निकलें और ऐसी प्रोग्राम्स में अपना योगदान दें और पार्टिसिपेट करें। सो ये 7 ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के मेन। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। सो मैं आपको एक एक प्रिंसिपल अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप एग्जाम में इनको एक्सप्लेन करके भी लिख पाएँ। सो पहला हमारा प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन में हम पीपल यानी कि लोगों की नीड पर ध्यान देते हैं। हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते कि हमें कौन सा प्रोग्राम करना है, हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको किस प्रोग्राम की वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस फील्ड में उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि हमने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम रखा किस बेसिस पे, हमने रखा जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर। तो वहाँ पे किसी गांव में यदि महिलाएं ज़्यादा डेवलप नहीं है तो हम उस गांव में जाके वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम करवाएंगे। यदि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर जाके वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, उन्हें नॉलेज देंगे। या फिर अगर मान लीजिए वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो हम एजुकेशन से संबंधित वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। यानी कि ये किसकी बेसिस पे है, ये वहाँ के नीड की बेसिस पे है, वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे हम प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट। ओके, सेकंड हमारा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअल के अंदर तक डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि उसके लोअर लेवल से अपर लेवल तक हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। यदि हम इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करेंगे तो पूरी फैमिली का डेवलपमेंट होगा, और यदि फैमिली का डेवलपमेंट होगा तो पूरे विलेज का डेवलपमेंट होगा, पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। सो हम इसे ग्रास रूट लेवल पर किया जाता है, बिल्कुल लोअर लेवल से अपर लेवल पर हम ले जाते हैं। ओके, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेज।
अब देखिए कल्चरल डिफरेंस कैसे, हमें वहाँ के कल्चरल के हिसाब से ढलना पड़ेगा। हमारा कुछ भी कल्चर हो, ये नहीं कि हम अपना कल्चर उन पर खुद ठोकें, हमें उन्हीं के कल्चर के हिसाब से काम करना है। जैसे कि मोदी जी हैं, वो कभी भी कहीं पर जाते हैं, जैसे गुजरात गए तो माँ का उनने अपनाया, यूपी गए तो वहाँ पे भगवा अपनाया, सो इस तरह से असम गए तो असमीज़ का कल्चर अपनाया। तो इस हिसाब से वो जहाँ भी जाते हैं उनका कल्चर अपनाते हैं। तो इस तरह से हमें अपना कल्चर उन पर नहीं ठोकना है, हमें उसी के कल्चर, उन्हीं लोगों के कल्चर के हिसाब से काम करना है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन। अब हमें क्या करना है, कोऑपरेशन का प्रिंसिपल, कि हमें हर एक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करवाना है, उन्हें इंकरेज करना है कि वो आएँ, घर से बाहर निकलें, पार्टिसिपेट करें, चाहे वो वुमेन्स हो, चिल्ड्रंस हो, या बड़े बड़े आदमी हों, यहाँ पे बुजुर्ग हों, उन सबको हमें पार्टिसिपेट कराना है। ओके, और जो अब हमारा अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच। अब क्या होता है कि हमारे जो पीपल होते हैं, रूरल पीपल, वो क्या होता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उन्हें अपनाने में बहुत टाइम करते हैं, या फिर उन्हें वो अपनाना नहीं चाहते। तो हमें उन्हें इंकरेज करना है डेमोक्रेटिकली, यानी कि हमें प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों को वहाँ पे समझाना है कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये आपके प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, आपकी इनकम बढ़ाएगी और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेगी। तो हमें उन्हें डेमोक्रेटिकली समझाना है कि नई टेक्नोलॉजी अच्छी है, नई साइंस अच्छी है, आप इसे अपना सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड ट्रेंड स्पेशलिस्ट। इसमें क्या होता है कि लोगों को करके सिखाया जाता है, उनकी फील्ड पे डेमोस्ट्रेट किया जाता है, या तो केबी के कृषि विज्ञान केंद्र में उन्हें ट्रेन किया जाएगा, या फिर उनकी फील्ड में जाके उन्हें ट्रेन किया जाएगा किसी नई टेक्नोलॉजी को। ओके, अगला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। अब ये क्या होता है कि जो हम एक्सटेंशन वर्कर जाते हैं एक्सटेंशन टीचिंग के लिए, तो उन्हें अडेप्ट होना पड़ता है माँ की नीड के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, और उनकी लैंग्वेज के हिसाब से। ये नहीं कि हम गांव में जाके इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसमें वो लोग क्या समझेंगे, हमें उनके हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से ही अडेप्ट करना पड़ेगा, ताकि उन्हें जो चीज़ हम डिलीवर करने गए हैं, जो नॉलेज हम उन्हें डिलीवर करने गए हैं, वो उन्हें अच्छे से समझ में आए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अब अगला हमारा प्रिंसिपल आता है लीडरशिप का, यानी कि हमें रूरल पीपल्स, अगर कोई लीडर है वो रूरल पीपल्स में से ही उभर के आएगा, तो फिर क्या होगा, वो माँ की कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से समझता होगा, माँ के कल्चर को ज़्यादा अच्छे से समझता होगा, और लोगों को अच्छे से समझता होगा। इसलिए हमें लीडरशिप में हमें रूरल पीपल में से किसी लीडर को चुनना है, ठीक है, माँ के लोगों को, ताकि जो लोग सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, या जिस व्यक्ति को वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं, हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है। प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। इसमें क्या होता है, किसी एक बंदे का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, इसमें होल फैमिली का पार्टिसिपेशन करवाना होता है। हमें उन्हें इंकरेज करना होता है कि सभी लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करें और सीखें। जैसे कि केबीके में भी बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली आयोजित की जाती हैं। जैसे हमारा मशरूम कल्टीवेशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि महिलाओं को ही बुलाया गया था ताकि वो भी कुछ सीखें। सो इसमें होल फैमिली पार्टिसिपेशन होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। अब हमने अपनी एक्सटेंशन एक्टिविटी की, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कि उस एक्टिविटी का उन लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं, उन लोगों ने उन एक्टिविटी से क्या सीखा, तो ये हम उन्हें इवेल्युएट करेंगे। ओके, और फिर देन सेटिस्फैक्ट्री। इवेल्यूशन के बाद हमें पता चलेगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं। जैसे कि मैंने ये लेक्चर पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, तो आप सेटिस्फाई हो या नहीं मेरी टीचिंग प्रोसेस से। ये आपको क्या बताएंगे, ये क्या चीज़ बताइए आपको, ये आपके मार्क्स बताएंगे कि हाँ मेरा जो टीचिंग मेथड है वो सेटिस्फाइएबल है या नहीं। आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, यानी कि ये मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर है फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता चलेगा कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं। और यदि हम विलेज के लोगों की बात करें तो ये कैसे पता चलेगा कि उनने कुछ सीखा, उनने वो अप्लाई किया अपनी फील्ड में, यानी उनसे उनकी इनकम कितनी बढ़ी और वो सेटिस्फाई, तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो लोग सेटिस्फाई हैं, उनने कुछ सीखा, उनने जो हमने सिखाया उनने वो अप्लाई किया, तो फिर वो सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से। सो ये थे हमारे 11 प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।